चैप्टर 174 इस्ता पर आई मुसीबत। अनाया को डांटने के बाद सोहेल भी तुरंत इस्ता को ढूंढने के लिए कबीर के पास चला गया। जब वह कबीर के पास पहुंचा तो उसने देखा कबीर और उसके बॉडीगार्ड इस्ता को आसपास की जगह पर ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। देखकर वह तुरंत कबीर के पास आकर कहता है, क्या इस्ता नहीं मिली? सोहेल को अपने सामने देखकर कबीर उसे देखते हुए कहता है, नहीं, लेकिन इसी बीच में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी आस्था को खुद ढूंढ लूँगा। तुम चाहो तो यहाँ से जा सकते हो। कबीर की बात सुनकर सोहेल गुस्से में कहता है, देखो, इस समय मेरी बहन की बात है और हमें उसे ढूंढना चाहिए, ना कि गुस्से में एक दूसरे पर चिल्लाना चाहिए। मैं नहीं जानता हूँ कि इस बीच में मेरी बहन को कुछ भी हो। सोहेल की बात सुनकर कबीर जैसे ही उसे कुछ बोलने को हुआ तभी ईशान उन दोनों के पास आकर कहता है, अभी हमें इस्ता भाभी नहीं मिल रही है और तुम दोनों फिर से झगड़ने लगे। हमें उन्हें ढूंढना है। तुम दोनों अपनी लड़ाई बाद में कंटिन्यू कर लेना। ईशान की बात सुनकर कबीर वहां से जाने लगा। तभी सानिया कबीर के पास आकर कहती हैं, मैंने पूरा लेडी वॉशरूम चेक कर लिया, इस्ता वहां कहीं नहीं मिली, लेकिन मुझे उसका बैग मिल जो सिंह के पास रखा हुआ था। सानिया की बात सुनकर कबीर की नज़र उसके हाथों में रखे आस्था के बैग पर चली गई। बैग को देखते ही कबीर समझ चुका था कि आस्था को किसी जान पहचान इंसान ने ही किडनैप किया है। उसकी अगर कोई नया इंसान पर फिर कोई और उसको नुकसान पहुंचाए की कोशिश करता है तो उसकी नज़र आस्था के साथ साथ उसके पर्स पर जाती है जो करोड़ों का था। यह सोचकर उसने तुरंत बॉडीगार्ड को अपने पास आने का कहा, इशारा किया। बॉडीगार्ड तुरंत कबीर के पास आ गए तो कबीर ने उन लोगों को कुछ कहा, जिसके बाद वह सभी बॉडीगार्ड तुरंत वहां से चले गए। बॉडीगार्ड के जाते ही ईशान कबीर के पास आकर कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम श्योर हो कि यह किसी ने जानबूझकर किया है? मतलब पार्टी में आकर इस्ता भाभी का दुश्मन कौन हो सकता है? ईशान की बात सुनकर कबीर कुछ देर सोच में पड़ गया। वहीं सानिया पार्टी में हुए हर एक सीन को याद कर रही थी कि तभी उसे आलिशा राणा की बात याद आई, जिसकी वजह से आस्था की इंसल्ट भी हुई थी और आस्था ने उसकी बेइज्जती भी की थी। यह सोचकर सानिया कबीर को सब कुछ बताने लगा। सानिया की बात सुनकर कबीर ने अपनी आंखें छोटी कर ली। तभी कबीर का असिस्टेंट सानिया की डिटेल्स निकालने लगा। पूरी डिटेल्स को देखने के बाद वो कबीर से कहता है, सर, यह मिस्टर राणा की दूसरी बेटी है और यह मैडम के कॉलेज में पढ़ाई करती है। 1 साल तक लीव लेने के बाद ये वापस उसी कॉलेज में आई है। इसके बारे में अब आपको या तो मैडम ही बता सकती हैं या फिर आपकी बहन। असिस्टेंट की बात सुनकर कबीर ने सोहेल को देखा क्योंकि अनाया उसी के पास थी। सोहेल भी उन लोगों की बात को सुन रहा था, इसलिए उसने तुरंत पीछे मुड़कर अनाया को बोलना चाहा, पर उसने देखा अनाया पर वह कहीं नजर नहीं आ रही थी। वो तुरंत पार्टी हॉल के अंदर गया पर उसे अनाया वहां भी नजर नहीं आई। कबीर और बाकी लोग भी सोहेल के पास आ चुके थे। कबीर ने गुस्से में सोहेल को देखते हुए कहा, अनाया कहाँ है? वह तुम्हारे साथ थी ना? कबीर की बात सुनकर सोहेल अपनी आंखें छोटी करके कहता है, हाँ, वह मेरे साथ थी, लेकिन आस्था को ढूंढने के लिए मैं तुम्हारे पीछे आ गया। मुझे लगा कि वह मेरे पीछे आ रही होगी, पर वह यहाँ है कि नहीं। सोहेल की बात सुनकर कबीर उसे गुस्से में देखने लगा। तभी असिस्टेंट ने अनाया को फ़ोन किया, लेकिन अनाया का फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था, जिसके बाद वह उन दोनों को देखते हुए कहता है, लगता है अनाया मैडम भी किडनैप हो गई हैं। उनका फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा है और उनका बैग भी टेबल पर रखा हुआ है। असिस्टेंट की बात सुनकर सोहेल की नज़र टेबल पर रखे हुए बैग पर गई। सोहेल ने भी अनाया को करोड़ों का बैग खरीद कर दिया था और वह जानता था अनाया एक ऐसी लड़की है, वह सब कुछ भूल जाएगी लेकिन अपना कीमती सामान कभी नहीं भूल पाएगी। कबीर के माथे के सिलवट बदलते जा रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई हो जो जानबूझकर उसकी आस्था और अनाया को परेशान करना चाहता है। उसने तुरंत अपना फ़ोन निकाल और असिस्टेंट से कहता है, जल्दी से गाड़ी
निकालो। कबीर की बात सुनकर असिस्टेंट उसे देखने लगता है। तभी सोहेल कबीर से कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। मैं जानता हूँ हमारे बीच में दुश्मनी है, लेकिन इस समय मुझे अपनी बहन की बहुत फिक्र है और साथ में अनाया की भी मुझे फिक्र हो रही है। मैं तो तुम लोगों के साथ ही चलूँगा। मैं अपनी बॉडीगार्ड के से सब कुछ पता करवाने के लिए कह रहा हूँ। इतना कहकर सोहेल अपना फ़ोन निकाल कर पार्टी हॉल में जाकर बाहर चला गया। ईशान को खुद अपने तरीके से बात कराने की कोशिश कर रहा था। उस बीच में उसकी नज़र सीसीटीवी फुटेज पड़ गया, वो जो हॉल में लगे हुए थे। सीसीटीवी फुटेज को देखते ही उसने कबीर से कहा, मैं यहाँ की फुटेज को चेक करता हूँ, तब तक तुम भाभी को ढूंढने की कोशिश करें। मुझे भी कुछ पता चलेगा तो मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। इतना कहकर ईशान सानिया को लेकर अपने साथ वहां से चला गया। उन लोगों के जाते ही कबीर ने असिस्टेंट को देखते हुए कहा, अलीशा राणा की मुझे सारी डिटेल्स चाहिए। वह किसके साथ रहती है, कहाँ रहती है, आखिर उसका बाप क्या करता है, सब कुछ मुझे उसकी हर एक डिटेल दो। 2 घंटे के अंदर अगर उसने मेरी इश्ता को कुछ भी किया ना तो मैं उसकी जान उसी वक्त लूँगा। बस इतना कहकर कबीर गुस्से में पार्टी हॉल में जाकर निकल गया। इधर स्टैंड भी अपने फ़ोन में जीपीएस को ट्रैक करने की पूरी कोशिश कर रहा था। इधर दूसरी तरफ एक आदमी गाड़ी के पास खड़े होकर किसी का इंतजार कर रहा था। तभी एक लाल रंग की गाड़ी उसके सामने आकर रुकी। उसने देखा गाड़ी के अंदर से एक लड़की बाहर निकल रही है। वह तुरंत लड़की के पास पहुंचा तो उसने उस आदमी को कुछ पैसे दिए। पैसे देने के बाद वो मुस्कुराते हुए कहती है, बेन डन, मैं जानती हूँ यह काम तुम बड़े आराम से कर सकते हो, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, यह बात गलती से भी किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए, वरना तुम्हें पता है ना अलीशा राणा क्या चीज़ है, वह क्या क्या कर सकती है। कोई भी अगर तुम्हें पकड़ने की कोशिश करे तो अपने मुंह से सच उगलने की कोशिश मत करना, वरना तुम तो जाओगे ही, साथ में मेरा परिवार का नाम और निशान मिट जाएगा। अलीशा की बात सुनकर वह आदमी मुस्कुराते हुए कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं अपना काम बहुत अच्छे से संभाल सकता हूँ और वैसे भी मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ जो किसी के हाथ आ जाऊँगा। उस आदमी की बात सुनकर अलीशा गहरी सांस लेते हुए कहती है, तो तुमने दोनों को अंदर बंद कर रखा है, ठीक है, मेरा काम हो चुका है, तुम यहाँ से जा सकते हो। जब मैं तुम्हें कॉल करके बुलाऊंगी तभी आना, वरना अपना यह चेहरा मुझे दोबारा मत दिखाना। इतना कहकर अलीशा तुरंत सामने वाले घर के अंदर चली गई। अलीशा घर के अंदर आई तो उसने देखा कि उसके दोनों दोस्त वहां पर मौजूद थे और दोनों ही ड्रिंक कर रहे थे। वही कोशिश और अनाया को नीचे रस्सी से बांधकर रखा गया था। अलीशा के दोनों दोस्तों ने जब अलीशा को देखा तो वह दोनों ही मुस्कुराते हुए अलीशा के पास आ गए। तभी उनसे एक लड़की अलीशा से कहती है, तुम्हारा काम हो चुका है, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। तो हमें जाते हैं, मेरे पापा का कॉल आ रहा है और वह कह रहे हैं मुझे जल्द से जल्द घर आने के लिए। ऐसे में मैं तुम्हारी इससे आगे मदद नहीं कर सकती। अपनी दोस्त की बात सुनकर अलीशा ने एक नज़र इस्ता और अनाया को देखा। उसको जितना काम करना था उसका उतना काम हो चुका था। ऐसे में जब उसे किसी की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए उसने बिना कुछ बोले उन दोनों को वहां से जाने को इशारा कर दिया, जिसके बाद अलीशा की दोनों दोस्त वहां से चुपचाप चली गईं। अपने दोस्त के जाते ही अलीशा बड़े आराम से सोफे पर बैठी और फिर इस्ता और अनाया को देखने लगी, जो अभी भी बेहोश पड़ी हुई थी। अलीशा को ऐसे मज़ा नहीं आ रहा था, इसलिए उसने टेबल पर रखा हुआ ड्रिंक का गिलास उठाकर एक एक गिलास इस्ता और अनाया के चेहरे पर डाल दिया। ड्रिंक की बूंद जैसे ही उन दोनों के चेहरे पर गई, वह दोनों ही अपनी आंखों धीरे धीरे खोलने लगी। पहले तो दोनों को समझ ही नहीं आया कि आखिर वह दोनों कहाँ हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें लगा कि वह लोग किसी अनजान जगह पर है तो वह सब आसपास के जगह को देखने लगी। उस बीच में अनाया और अजिता की नज़र एक दूसरे पर गया जो रस्सी से बंधी हुई थी। अजिता को इस तरह से बंधा देखकर अनाया परेशान होकर कहती है, तुम इस बात से बंधी हुई हो, यह तुम यहाँ कैसे आ गई।
हमें यहाँ लाया कौन? इतना कहकर अचानक से अनाया की नज़र आलिशा पर चली गई, जो पर एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखकर मुस्कुराए जा रही थी। आलिशा को देखते ही आस्था भी हैरानी में आ गई। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आलिशा उन दोनों को किडनैप कर लेगी। ऐसे में अनाया गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें किडनैप करने की? तुम जानती भी हो तुमने किसे किडनैप किया है? अगर मेरे भाई को पता चला तो कि तुमने यह सब किया है तो वह तुम्हारी लाश को नाली में फेंक देगा। अनाया की बात सुनकर आलिशा हंसते हुए कहती है, अरे बाप रे, मैं तो तुम्हारी धमकी सुनकर डर गई। तुम्हें पता है तुम्हारी इन छोटी छोटी धमकियों से ना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक तुम्हारे भाई को पता चलेगा कि मैं तुम्हें दोनों को किडनैप किया हूँ, तब तक मैं तो तुम दोनों को यहाँ से राम राम सत्य करवा दूंगा। उसके बाद अगर मुझे कुछ हो भी जाएगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सच कहूँ तो कुछ दिन तक मुझे तुम दोनों से कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन गलती तुम्हारी ही है जो तुमने दोनों खुद बार बार अपना सर मेरे पास आकर मारती थी। अलीसा की बात सुनकर आस्था परेशान होकर कहती है, आखिर तुम करना क्या चाहती हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम जब मैं हमारे साथ कुछ करती हो तो हम उसी का उल्टा जवाब देते हैं, और तुम इस तरह से हमें किडनैप करके यहाँ साबित क्या करना चाहती हो? तुम यह सब गलत कर रही हो, तुम्हें यह नहीं करना चाहिए। देखो आलिशा, मुझे यह नहीं पता कि तुम हमें पसंद क्यों नहीं करती हो, लेकिन हम तुम्हें नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते। तुम हमें छोड़ दो, हम किसी को नहीं बताएंगे तुमने हमें किडनैप किया था। आस्था की बात सुनकर आलिशा तुरंत सोफे से उठकर उसके पास आई और फिर उसका नाजुक हाथ पकड़ के बगल में रखे हुए बोला, जिसमें पानी उबल रहा था उसमें आस्था का हाथ रखते हुए दांत पीसकर कहती है, क्या तुम मेरे दिमाग पर बेवकूफ़ लिखा नजर आ रहा है? जो तुम्हारी बात को मानकर मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। यह कहते हुए वह जानबूझकर आस्था का हाथ उबालते हुए पानी के अंदर डुबाती है जा रही थी। आस्था से दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो चिल्लाने की कोशिश कर रही थी, पर तभी आलिशा ने उसके मुंह पर हाथ रखकर उसके चेहरे के करीब आकर दोबारा दांत पीसकर कहा, यही यही दर्द मैं तुम्हारे चेहरे पर देखना चाहती थी। तुमने पहले तो कॉलेज में आकर मेरे दोस्त राघव को छीन लिया, उस दूसरा अच्छाई दिखाकर पूरे कॉलेज में नाम कमाने लगी, और तीसरा तीसरा तुमने मुझसे इतनी बड़ी चीज छीन ली ना कि मुझे तुम्हें जान से मारने का मन कर रहा है। पता है क्यों? क्योंकि तुमने कबीर को छीन लिया। वैसे तो मैं जानती थी कबीर मेरा कभी नहीं हो सकता, लेकिन मैं यह नहीं जानती थी कि मेरा कभी किसी और का हो जाए। अगर वह मेरा नहीं हो सकता तो वह किसी और का भी नहीं होगा। तुम तो उसकी पत्नी निकली, तो मैं तुम्हें इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकता हूँ। चैप्टर 174। आस्था, अनाया की जान खतरे में। अनाया ने जब देखा कि किस तरह से आलिशा आस्था को परेशान कर रही है, तब वह गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, चूड़े डायन, छोड़ मेरी दोस्त को। अगर उसे कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हारी जान लूंगी। छोड़ उसे, वरना मैं तुम्हें यही मार दूंगी। अनाया की धमकी सुनकर आलिशा की नज़र अचानक से उसके चेहरे पर गई। उसने काफ़ी समय तक उबलते हुए पानी में आस्था का हाथ डुबाकर रखी हुई थी, पर उसे जैसे ही अनाया की बातें सुनाई थी वह तुरंत आस्था का हाथ छोड़कर मुस्कुराते हुए अनाया के पास जाकर उसके बाल को खींचते हुए कहती है, ओ तो तुम्हें अपने दोस्त की फिक्र हो रही है। क्या बात है, दर्द उसे मिल रहा है और महसूस तुम्हें हो रहा है। लगता है इसे ही सच्चा प्यार कहते हैं। पर अफसोस की बात है, मैं तुम्हारी धमकी सुनकर डरने वालों में से नहीं हूँ। जिस तरह मैंने इसके हाल किया है ना, उस तरह से तुम्हारा हाल भी होगा, क्योंकि तुम भी इसी के साथ रहती हो, और जो जो इसके बीच में आएगा मैं उन सबको रास्ते से हटाती रहूंगी। आलिशा की बात सुनकर अनाया मुंह बनाकर कहती है, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है जो तुम हमें रास्ते से हटाओगी। मुझे कुछ भी हो जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मेरी आस्था को कुछ भी हुआ ना तो मैं
यह भूल जाऊंगी कि तुम किसी की दोस्त हो या फिर किसी की बेटी। बस एक बार मेरा हाथ छोड़ दो, फिर तुम्हें बताती हूँ कि तुमने किसे किडनैप किया है। अनाया खन्ना तुम जैसे चुड़ैल से डरने वालों में से नहीं है। अनाया की बात सुनकर अलीसा गुस्से में कहती है, तुमने मुझे चुड़ैल कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम रुको, मैं तुम्हें बताती हूँ। इतना कहकर अलीसा अनाया का हाथ पकड़ के उसका हाथ भी उबलते हुए पानी में की तरफ जला दी। पर तभी उस बीच में आस्था ने अपने पैरों को आगे बढ़ाकर अनाया को धक्का दिया और चिल्लाते हुए कहने लगी, अगर गलती है से भी तुमने अनाया को हाथ भी लगाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम अब तक मुझे शांत देखती आई हो, लेकिन अगर मेरी अनाया को एक खरोच भी आया ना तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम एक लड़की हो और तुम्हारा वह हाल करूंगी कि तुम खुद भी नहीं सोच पाओगी। आस्था की धमकी सुनकर आलिशा की हंसी छूट गई। वह हंसते हुए कहती है, अरे बाप रे, तुम दोनों की धमकियां सुनकर तो मैं इतना डर गई हूँ कि मेरा मन कर रहा है कि तुम दो लोगों को आज़ाद कर दूं। पर फिर सोचती हूँ तुम दो लोगों को आज़ाद करने का क्या फ़ायदा जब मुझे तुम दोनों को जान से ही मारना है। एक बात मैं तुम दोनों की आखिरी बात मान कर रही हूँ। तुम्हें जितना भी कुछ कहना है कह लो, क्योंकि शायद आज तुम दोनों का आखिरी दिन होगा। उसके बाद तुम दोनों को कुछ बोलने का मौका भी नहीं रह जाएगा। अलीसा राणा जब किसी इंसान को मरने के बारे में सोच लेती है तो उसे जिंदा नहीं छोड़ती। अलीसा की बात सुनकर अनाया उसे गुस्से में देखने लगती है। आस्था की बहुत ज़्यादा से गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह जानती थी इस बीच वह कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि उसके हाथ और पैर काफ़ी ज़्यादा कसकर बंधे हुए थे। अनाया जो अलीसा को गुस्से में देख रही थी कि तभी अचानक से उसे कुछ ख्याल आया और वह तुरंत अलीसा को देखकर कहने लगी, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, शायद आज मेरा और आस्था का आखिरी दिन है। वैसे तो जब कोई मुजरिम जेल जाता है और उसे फांसी दी जाती है तो तभी उनसे एक आखिरी विश पूछा जाता है। क्या तुम हमें मारने से पहले हमारी आखिरी विश नहीं पूछोगी? अनाया की बात सुनकर अलीसा की आंखें छोटी हो गई। जब अनाया ने देखा कि कैसे अलीसा उसे देख रही है तब वो मुस्कुराते हुए कहती है, अब हम जान चुके हैं तुम्हारे पास आने के बाद हम आज़ाद नहीं होने वाले हैं। ऐसे में हमें मरने से पहले एक आखिरी इच्छा पूरी करनी है। फिक्र मत करो, तुमसे आज़ादी नहीं मांगूंगा, क्योंकि अगर वह मांगती तो यूं मरने की बात नहीं करती। अनाया की बात सुनकर आस्था हैरानी से कहती है, यह तुम क्या कह रही हो? तुम्हें पता है ना यह लड़की कितनी घटिया है, यह कुछ भी करेगी और तुम हो कि मरने की बात कर रही हो। आस्था की बात सुनकर अनाया ने पहले अलीसा को देखा जो उसे देख रही थी, फिर आस्था को देखकर उदास मन से कहने लगी, क्या करें आस्था, अब हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब हम अपने पति से भी नहीं मिल सकते। इससे अच्छा यही है कि ना कि हम आखिरी विश पूरी कर लें। और मेरी आखिरी इच्छा यह है कि मैं पेट भर के खाना खा लूं। पार्टी में भी मैंने ठीक से नहीं खाया था, बस इसलिए यह लड़की अब मुझे खाना खिलाएगी। अनाया की बात सुनकर आस्था हैरानी में कहती है, लेकिन जब उसने अनाया के इशारे को देखा था वह समझ गई जरूर अनाया कुछ करने के बारे में सोच रही है, इसलिए वह चुपचाप अलीसा को देखने लगी। वही अलीसा जो बिल्कुल भी यही यकीन नहीं हो पा रहा था, पर ऐसे में उसके पास यह बहुत अच्छा मौका भी था। जब वह दोनों खुद मरना चाहती थी तो उसकी आखिरी विश पूरी करना तो बनता ही था। यह सोचकर वह मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है, वैसे तो यहाँ कोई होटल और रेस्टोरेंट नहीं है जो मैं तुम्हें खाना ला कर दूंगी, लेकिन हाँ, तुम्हारी आखिरी इच्छा यही है तो मैं तुम्हें बहुत अच्छा खाना खिलाता हूँ। पर एक बात याद रखना, धोखा देने के बारे में सोचना भी मत, वरना अंजाम क्या होगा यह तुम खुद भी नहीं जानती हो। इतना कहकर अलीसा अपना फ़ोन निकालकर वहाँ से बाहर चली गई। अलीसा के जाते ही अनाया धीरे धीरे करके आस्था की तरफ जाने लगी। वह आस्था के पास पहुँचते ही उसके कान में कुछ कहती है, जिसके बाद आस्था तुरंत अपने पीछे किए हुए हाथों से अब ही अनाया के हाथ पर बंधी रस्सी को खोलने लगी। हालांकि
पहले कोशिश में तो आस्था नाकामयाब हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे कोशिश करते ही उसने देखा अनाया के हाथ की रस्सी खुल चुकी है। अनाया ने भी देखा कि वह रस्सी से आज़ाद हो गई है, तो उसने तुरंत अपने पैर की रस्सी खोली और फिर आस्था की मदद करने लगी। अब वह दोनों ही रास्ते से आज़ाद हो चुके थे। ऐसे में आस्था ने अनाया को देखा। तभी अनाया बाहर की ओर देखते हुए कहती है, हमारे पास यह बहुत अच्छा मौका है। इस लड़की को हमने अपने जाल में फंसाया। यह जरूर फ़ोन पर किसी से बात करने गई है और हम इसी का फ़ायदा उठाकर यहाँ से भागते हैं। कम से कम इस जंगल से बाहर तो निकलना पड़ेगा, तभी हम किसी से मदद ले सकते हैं। अनाया की बात सुनकर आस्था उससे देखते हुए कहती है, हाँ वह तो हम चले ही जाएंगे, लेकिन तुम सबसे पहले अपना फ़ोन निकालो और अपने भाइयों को फ़ोन पर बुलाओ, कॉल करो। क्या पता हम उन्हें इन्फॉर्मेशन कर देंगे तो वो हमें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँच जाएंगे और हमें किसी से मदद मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आस्था के बात सुनकर अनाया को अपने फ़ोन का ख्याल आया। वो तुरंत अपने पॉकेट से अपना फ़ोन निकालने लगी, पर तभी उसने देखा कि उसका पॉकेट तो पूरा खाली है। यह सोचकर वह आस्था को देखकर कहती है, अरे यार, मैं तो भूल गई, जब कोई वो वोट मिला था तब मैं अपने फ़ोन से वीडियो बना रही थी और वीडियो बनाने के बाद मैंने अपने फ़ोन को पर्स में रख दिया और माया गार्ड मेरा 1 करोड़ का पर्स पार्टी में छूट गया। एक तो बड़ी मुश्किल से उस गधे ने मुझे इतना महंगा पर्स दिलवाया था और ऊपर से मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ कि मैंने उसे ही वही छोड़ दिया। मैं खुद को भूल जाती, लेकिन मैंने अपना पर्स क्यों छोड़ दिया यार, मेरा फ़ोन भी उसी में था। अनाया की बात देखकर आस्था अपना सर पीटते हुए कहती है, बेवकूफ़ लड़की, तुम्हें पर्स चाहिए ना, तो मैं तुम्हें कबीर से दिलवा दूंगी, पर इस समय बाहर निकलने का प्लान बनाओ। आस्था की बात सुनते ही अनाया को भी ख्याल आया कि उसे यहाँ से बाहर निकलना है। यह सोचकर वह तुरंत आस्था का हाथ पकड़ के उस घर से बाहर चली गई। जैसे ही वह लोग घर के बाहर आए, उन दोनों ने देखा अलीसा गार्डन में बैठकर ड्रिंक करते हुए फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। यह देखते ही वह दोनों दबे पैर बिना कोई आवाज़ किए तुरंत घर से बाहर चली गई। घर से बाहर आते ही उन्होंने आसपास की जगह को देखा। वहाँ पर सुनसान सड़कें थी और चारों तरफ जंगल बने हुए थे। ऐसे में पता नहीं चल रहा था कि वह लोग कहाँ हैं, पर आस्था भी जंगल को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। वह अनाया का हाथ कसकर पकड़ के घबराते हुए कहती है, हम लोग कहाँ पर हैं? यहाँ तो दूर दूर तक कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। मुझे तो डर ही लग रहा है, जंगली जानवर यहाँ ना आ जाएं। आस्था की बात सुनकर अनाया, जो पहले से डरी हुई थी, वह तुरंत आस्था को कसकर पकड़ के कहती है, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मुझे भी यहाँ बहुत डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कहीं तो कोई जंगल जानवर वहाँ बाहर आने की कोशिश कर रहा है। इससे अच्छा तो हम आलिशा के ही कैद में ठीक थे, हम बेकार ही बाहर निकल गए। इससे बढ़िया तो हमें मार देती, कम से कम जंगली जानवर तो हमें नहीं खाते। अनाया की बात सुनकर आस्था आगे छोटी करके उसने देखने लगी। तभी उन दोनों को अचानक किसी ने चलने की आवाज़ आई। हालांकि उस आवाज़ के साथ साथ किसी को घुराने की भी आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आसपास कोई जंगली जानवर आने वाला है। आस्था इतना ज़्यादा डर गई थी कि वह ज़मीन पर ही बैठ गई। वही अनाया भी आस्था को संभालते हुए उसके पास बैठ रही थी। उससे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वह आवाज़ कहाँ से आ रही है। अनाया और आस्था आसपास के जंगल को देखने की कोशिश कर रहे थे। उन लोगों के आसपास कोई बचाने का भी रास्ता नहीं था। ऐसे में आस्था ने अनाया को कसकर पकड़ के कहा, लगता है अब हमें बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। आस्था की बात सुनकर अनाया ने आस्था को देखा। तभी अचानक से उसकी नज़र जंगल से बाहर निकल रहे एक शेर पर चली गई। शेर देखने में काफ़ी ज़्यादा भयंकर लग रहा था।
पर यह देखते ही अनाया चिल्लाते हुए कहती है, शेर स्था, वह देखो जंगली शेर। यह कहते अनाया तुरंत स्था का हाथ पकड़ के उसे वहां से ले जाने की कोशिश करने लगी। वहीं जब स्था ने अनाया की बातों को सुना तो अपनी आंखें खोलकर सामने शेर को देखने लगी। हालांकि वह शेर स्था और अनाया से काफी दूर था, जिस वजह से अनाया ने ठीक से उसका चेहरा तक नहीं देखा था। लेकिन जैसे ही आस्था ने शेर का चेहरा देखा, उसकी नज़र फटी की फटी रह गई। वह तुरंत अनाया का हाथ छोड़कर शेर की तरफ भागने। अब आस्था ने ऐसा किया तब अनाया ने तुरंत अपना हाथ को देखा, जहां उसका हाथ खाली हो चुका था। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर आस्था शेर की तरफ क्यों जा रही है, और वह आस्था के पीछे भागते हुए कहती है, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम शेर के पास क्यों जा रही हो? तुम्हें मारना है क्या? चलो मेरे साथ। अनाया इतना कहते आस्था के पास जाने लगी, पर तो उसने देखा वह शेर आस्था की तरफ ही आ रहा था। अब उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वह उसे कैसे बचाए, क्योंकि अब अगर वह खुद वहां चली गई तो शेर आस्था के साथ साथ उसे भी खा जाएगा। इधर आस्था भागते भागते शेर के पास पहुंच चुकी थी। उसने शेर को ऊपर से नीचे देखा और तुरंत नीचे बैठकर मुस्कुराते हुए कहती है, एलेक्स, यह शेर कोई और नहीं बल्कि आस्था और कबीर का एलेक्स था। अनाया ने जब आस्था के मुंह से एलेक्स सुना तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह इतने सालों तक एलेक्स को जानती थी, लेकिन वह उसे पहचान नहीं पा रही थी। आस्था जो एलेक्स से कुछ ही समय पहले मिली थी, वह एक ही बार में उसे पहचान गई। अनाया को इतनी खुशी हो रही थी कि वह अपने सारे गम भूलकर एलेक्स के पास चली गई और उसे कसकर गले लगाकर बच्चों की तरह फुट फुट कर रोने लगी। और उसने रोते हुए कहने लगी, मेरी जान, मेरी मोहब्बत, अच्छा हुआ तुम आ गए। मुझे तो लगा था आज मैं मरने वाली हूँ।